नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि काबुल से लेकर ब्रह्मगिरी तक का जो मुगल साम्राज्य था, उसके रहते हुए क्षेत्रीय राज्य कैसे अस्तित्व में आए? कैसे बंगाल अस्तित्व में आया? छोटा सा अवध कैसे अस्तित्व में आया? हैदराबाद की स्थिति कहाँ से आई? मैसूर कहाँ से आ गया? वहीं त्रावणकोर कैसे आया? यहाँ तक कि एक यूरोपीय कंपनी, एक बाहरी विदेशी कंपनी आकर के उसने कैसे भारत पे रूल करना शुरू कर दिया? कुछ ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास का पाठ्यक्रम पढ़ाने वाली हूँ, नहीं। आप देखो हम इतिहास को किस तरीके से पढ़ने वाले हो। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया आज हम सीखेंगे। देखो, आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम मैंने इसलिए लिखा है कि हम अपनी हिस्ट्री को अब जिस तरीके से पढ़ेंगे उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अध्ययन की सुविधा के लिए आप ऐसे ऐसे ही आप मेरी तरीके जैसे मैं बता रही हूँ आप नोट्स बनाते चलो। देखना आपको कभी भी हिस्ट्री में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अध्ययन की सुविधा के लिए हम अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे क्या करेंगे, 4 खंडों में डिवाइड करेंगे। इसे 4 खंडों में विभाजित करेंगे। ठीक है, ऐसे विभाजित करके हम पूरी हिस्ट्री अपनी आज़ादी तक कवर कर लेंगे, विभाजित करेंगे। और फिर ये जो खंड हैं, यानी कि ये जो हम खंड बना रहे हैं, फिर इन्हीं खंडों को हम क्या करेंगे, कुछ उपखंडों में डिवाइड करेंगे। फिर इन्हीं खंडों को कुछ उपखंडों में डिवाइड करेंगे, उपखंडों में विभाजित करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। एक बार आप मेरा साथ दो, देखो आपको हिस्ट्री में कभी किसी भी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो हम देखते हैं 4 खंड, मैंने बताया कि 4 खंड में हम डिवाइड करके पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो हमारा प्रथम खंड, आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे अपने। प्रथम खंड में हम देखेंगे 18वीं सदी का इतिहास। 18वीं सदी का इतिहास, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, बंगाल अवध कैसे अस्तित्व में आए। तो 18वीं सदी का इतिहास, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने आधार मान लिया है। इसकी कुछ हमने पिछली वीडियो में देखा था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ, और ये 18वीं सदी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो प्रथम खंड है इसको हम 2 उपखंडों में डिवाइड करेंगे, 2 उपखंडों में विभाजित। यानी कि ये जो आपका 18वीं सदी का इतिहास है, इसको हम 2 उपखंडों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि हमारा जो पहला उपखंड होगा, अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे। पहला उपखंड प्रथम। अब उपखंड प्रथम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 18वीं सदी के पूर्वार्ध का भारत कैसा था, पूर्वार्ध का भारत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब 18वीं सदी के पूर्वार्ध के भारत के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। यानी कि मुगल साम्राज्य जो काबुल से लेकर के ब्रह्मगिरी तक था, साम्राज्य का पतन देखेंगे इसमें। और क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना को हम देखेंगे कि किस तरीके से अब नए नए क्षेत्रीय राज्य उदय हो रहे, उनका उदय हो रहा है, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। ठीक है, ये देखिए इसको हम कवर करेंगे। वहीं अगर उपखंड 2 की बात करते हैं, यानी कि अगर हमारा, अब आप यहाँ पे लिखोगे दूसरा उपखंड द्वितीय, यानी दूसरा भी लिख सकते हो आप, द्वितीय या दूसरा उपखंड। इसमें हमको पढ़ना है, यानी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए इसमें, तो हमें इसमें पढ़ना चाहिए कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूरोपीय, इसमें देखो थोड़ा सा मैं इसको बताऊं, एक सेकेंड रुको। आप यहाँ पे पढ़ोगे, आप यहाँ लिखोगे कि 18वीं सदी का उत्तरार्ध का भारत, 18वीं सदी का
उत्तरार्ध, ठीक है, का भारत। अब यहाँ पे इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हम क्या देखेंगे, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी, ये ऐसा नहीं कि यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो 18वीं सदी में आई थी, तो ये बहुत पहले गई थी और हमने इसको कवर भी कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी 4 वीडियो आप जा करके देख सकते हो, मैंने इसको पूरा बहुत डिटेल में बताया है। हम यहाँ देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं, इनका जो आगमन हुआ है, आगमन, ये आगमन के साथ आ तो चुकी हैं, लेकिन ये किस तरीके से आगमन और किस तरीके से ये व्यापारिक कंपनी से, व्यापारिक कंपनी जो बार बार क्या कर रही हैं, आ करके अनुनय विनय कर रही हैं, अनुमति मांग रही हैं व्यापार करने के लिए, वो किस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बनती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के रूप में ढलना, ये हमारा मकसद है, के रूप में। इसी तरीके से आप नोट्स बनाओगे, यकीन मानना अगर आप यूपीएससी तक का पेपर दे रहे हो, आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी ट्यूटर से, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि देखो, ये वाला जो पार्ट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये तो हम कवर कर चुके हैं। हम ये देखेंगे कि ये व्यापारिक कंपनियों से किस तरीके से राजनीतिक शक्ति बन गई। अब हमारा देखो, मैंने क्या बताया आपको कि हम क्या करेंगे, इनको 4 खंडों में डिवाइड करके देखेंगे, यही बताया मैंने आपको। प्रथम खंड हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, दूसरा खंड। तो आप यहां पे हेडिंग डालोगे दूसरा खंड, और ये पूरी हिस्ट्री में आपको कवर कराऊंगी, परेशान नहीं होना है। अब दूसरे खंड में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे खंड में हम पढ़ने वाले हैं उपनिवेश, उपनिवेशवाद का अध्ययन। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये उपनिवेशवाद की बात करें तो ये उपनिवेश क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत डिटेल में, और मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी। अब देखो, ये जो दूसरा खंड है उपनिवेशवाद का अध्ययन जो हम करेंगे, इसके उपनिवेशवाद के कई चरण हैं। अंग्रेज अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसके कितने खंड हैं, तो इसके आप लिखोगे 3 उपखंड हैं, 3 उपखंड हैं। ठीक, अब पहला उपखंड, इस 3 में से पहला उपखंड क्या है, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण। वाणिज्यिक यानी कि जब वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं भारत में, मात्र व्यापार और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरे उपखंड में हम अध्ययन करेंगे उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण देखेंगे, जब औद्योगिकरण हो रहा है उनके यहाँ, और उनको हमारे मशीनों में सामान बनाएंगे तो बेचने के लिए भी चाहिए, तो आप लिखोगे औद्योगिक चरण। तो किस तरीके से भारत को वो बाजार बना रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। वहीं तीसरे में हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण क्या था, यानी कि अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, वित्त को यहाँ पे निवेश करेंगे। उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण, ये हम आगे कवर कर, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहो। आप देखना हिस्ट्री आपको कितनी इजीली समझ में आती है। तीसरा जो हमारा खंड है, मैंने बताया आपको 4 खंडों में हम डिवाइड करेंगे। तीसरे खंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा खंड, तो तीसरे खंड में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद को, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ से पता है कभी कभी ये टॉपिक जो मैं लिख रही हूँ ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला चरण कौन सा था। जैसे ये मैंने 3 लिखा, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिकरण, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण, ये सीक्वेंस भी दे देता है। यानी कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें लिख रही हूँ वो सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रवाद में हम देखेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं, जनजातीय
से लेकर के किसान आंदोलन जितने भी हुए, किसान आंदोलन इनको हम पढ़ेंगे, किसान आंदोलन को। फिर आगे किसान आंदोलन पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था, जिसको महाविद्रोह रिवोल्ट कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। और फिर यहाँ से आगे बढ़ के हम कहाँ तक जाएंगे 1947 यानी कि आज़ादी तक का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। वहीं अगर हम देखते हैं जा कर के अपना चौथा खंड, चौथा खंड, चौथे खंड में हम क्या पढ़ेंगे, तो चौथे खंड में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद। क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, 1970 के दशक तक का क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, अब यहाँ तक हमने देख लिया और हम चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं खंड नंबर 1, यानी कि हमारा जो पहला खंड था वो क्या था। चलिए, पहला खंड क्या था, 18वीं सदी का इतिहास। तो हम लिखेंगे, अब आप ऐसे नोट्स बनाओ, प्रथम खंड। ठीक, यहाँ से। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगता है कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, लाइक अभी करो, अगर नहीं किया तो अभी मैं लिख रही हूँ, आप अभी लाइक कर सकते हो। प्रथम खंड में हम देखेंगे, प्रथम खंड हमारा क्या था, 18वीं सदी का, जो मैंने मैप आपको पिछली बार दिखाया था। तो आप लिखेंगे 18वीं सदी का इतिहास, यानी भारतीय इतिहास। तो 18वीं सदी का अगर हम इतिहास देखें तो इसमें हम पहला हमारा है उपखंड फर्स्ट, यानी कि उपखंड प्रथम लिख दो। प्रथम उपखंड में हमें क्या देखना है, मैंने आपको, ये हेडिंग चल रही है हमारी, ऐसे करके लिखोगे। तो प्रथम उपखंड प्रथम में हमें क्या देखना है कि किस तरीके से मुगल शक्ति का पतन हुआ, यानी कि जो क्या था, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। और ये ऐसे ही आप हेडिंग दोगे, ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहले तो ये देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन ही क्यों हुआ, यानी कि औरंगजेब के बाद से, औरंगजेब पतन तो औरंगजेब के समय ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर हम औरंगजेब के बाद से देखें तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, वैसे मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे इनकी जो जागीरदारी जो व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था के कारण पतन हुआ इनका। ठीक, फिर हम देखते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा आपको आपके दिमाग में, आप देखो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ आपको। जागीरदारी व्यवस्था की देखते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी देखते हैं, औरंगजेब की नीतियाँ, औरंगजेब की नीतियाँ, कुछ ये कारण थे, ठीक है, जिससे इनका क्या हुआ, पतन हुआ। लेकिन हम वहीं ये देखते हैं कि जब ये पतन हुआ मुगल साम्राज्य का, तो कुछ नए राज्य बने। तो ये जो राज्य बने इनको हम क्या कहेंगे, नए राज्यों की श्रेणियां। कुछ राज्यों के हमें अलग अलग प्रकार दिखते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, बस मैंने आपको ये हिंट दिया है कि औरंगजेब की कुछ नीतियां थी, अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से क्या होता है, भारत में कुछ नए तरीके के, नए श्रेणियों के राज्य हमें दिखाई देते हैं। तो आप लिखोगे, यहाँ पे हेडिंग डालोगे, नए नए नहीं लिखोगे, आप लिखोगे राज्यों की श्रेणियां, कितने तरीके के राज्य थे। ठीक है, एक सेकंड,
चलिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे राज्यों की श्रेणियाँ। राज्यों की श्रेणियाँ, कितने तरीके के नए क्षेत्रीय राज्यों की, यहाँ पे छूट गया है, आप यहाँ पे लिख देना, नए क्षेत्रीय जो राज्य उदय हुए, क्षेत्र, मैं फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा ये घिचपिच अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकंड आप रुको। ऐसे आप हेडिंग डालो कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो वहाँ पे जो नए नए राज्य निकले वो कुछ 3 श्रेणियों में थे। तो आप लिखेंगे नए क्षेत्रीय राज्यों की श्रेणियाँ। ये कितने तरीके के राज्य थे? तो कुछ तो ऐसे राज्य थे जो क्या हुए थे कि उत्तराधिकार वाले राज्य थे, यानी कि मुगल अधिकारियों द्वारा स्थापित राज्य। देखो हमने 1700 तक की स्थिति देख ली है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उसी समय देखो ये क्या कुछ स्थिति हो रही है, कैसे उनको लाभ मिल रहा है। यानी कि जो ये स्थिति हम देखते हैं तो मुगल अधिकारियों द्वारा जो स्थापित राज्य है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तराधिकार वाले राज्य, क्योंकि मुगल साम्राज्य से ही ये टूट करके बने हुए हैं, जो कब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे। अगला आप एक दूसरी श्रेणी हम देखते हैं, विद्रोह के द्वारा स्थापित राज्य। विद्रोह के द्वारा स्थापित राज्य, ठीक है। कुछ ऐसे भी नए नए राज्यों का अस्तित्व हुआ जब उत्तराधिकारी कमजोर हुए मुगल साम्राज्य के, तो कुछ ने विद्रोह करके, कुछ राज्यों ने के लोगों ने विद्रोह करके नए नए राज्य बनाए। अभी कौन कौन है हम देखेंगे अभी इसमें। और दूसरा अगला देखेंगे, कुछ ऐसे भी राज्य बने जो मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य थे, यानी कि आप लिखोगे मुगल, वो कभी मुगल साम्राज्य में थे ही नहीं, मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर के राज्य, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य थे, ये एक एक करके देखते हैं। तो मुगल से अलग होकर बनने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे, तो हम देख सकते हैं बंगाल, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। दूसरा हम देख सकते हैं अवध, ठीक। और तीसरा हम देखेंगे हैदराबाद। ये मुगल प्रशासन के, मुगल साम्राज्य के ही अंतर्गत आते थे और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके एक अलग राज्य अस्तित्व में ये लेके आए। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि विद्रोह के द्वारा कौन कौन से राज्य बने, तो सबसे ज़्यादा फेमस हम सभी को पता है मराठा जाट राज्य हमें दिखेगा। फिर हम देखेंगे यहीं से सिख राज्य अस्तित्व में आ रहा है, सिख यानी जो पंजाब राज्य बाद में आएगा। फिर हम देखेंगे रुहेलखंड को हम आगे देखेंगे, जिसको बाद में अवध में मिला लेता है शुजाउद्दौला। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य, कभी ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे ही नहीं, ये हमेशा से स्वतंत्र थे और ये मतलब ये एरिया, और यहाँ पे नए राज्य बने। कौन कौन से नए राज्य बने, तो आप यहाँ पे देखोगे मैसूर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे त्रावणकोर, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। त्रावणकोर, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कालीकट को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कोचीन, ये केरल में ही है, कालीकट कोचीन, ठीक है। ये छोटे छोटे राज्य थे वहाँ पे। और एक हम देखेंगे राजपूत राज्य। देखो राजपूत राज्य तो राजपूतों के साथ संधि थी, लेकिन जो बाद में राजपूत राज्य आए वो मुगल प्रशासन के अंतर्गत नहीं आते थे। तो चलिए
यहाँ तक हमने देखा। अब हमारा आज का जो पहला टॉपिक होगा, यानी कि हम देखेंगे जो कि मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित राज्य, जो उत्तराधिकार वाले राज्य थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, बंगाल को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने 1700 के आसपास ले जा करके अपनी वीडियो को ख़त्म की है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, अब हम वहीं से कहानी देखते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बताऊं एक चीज़, कि जो मुगल प्रशासन था, मुगल प्रशासन प्रशासन यानी कि इनका जो केंद्रीय प्रशासन था, इसमें क्या होता था कि प्रांतों में, जो प्रांत होते थे उसमें दो प्रकार के अधिकारी हमें दिखाई देते हैं। प्रांतों में दो प्रकार के अधिकारी, दो प्रकार के अधिकारी नियुक्त होते थे। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो बार बार आगे दीवान, नवाब, इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कौन कौन से अधिकारी थे? तो देखो, प्रशासन के लिए, प्रशासन की देखभाल के लिए तो होता था सूबेदार, सेना के लिए, प्रशासन के लिए सूबेदार होता था। और वहीं राजस्व के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी जिसको कहते थे दीवान। ठीक, जो ये सूबेदार होता था, ये अक्सर क्या होता था, राजघराने का ही होता था, राजघराने का व्यक्ति अक्सर। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या होता था, अक्सर ये दिल्ली में ही या आगरा में ही ये रहना पसंद करता था। ठीक है, तो असली काम कौन करते थे? दीवान। आगे क्या होता है कि जब आगे कुछ समय के बाद, यानी कि ये दोनों का काम एक ही व्यक्ति करने लगता है, एक व्यक्ति करता है, तो यही व्यक्ति जो है अब सूबेदार और दीवान ना कहला के इसका नाम पड़ता है नवाब। तो आप याद रखेंगे, जब बंगाल का नवाब कहा जाएगा मतलब कि प्रशासन का और राजस्व का काम वही कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो चलिए हम बंगाल की स्थिति को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। तो चलो अब देखते हैं बंगाल के बारे में। ठीक, तो आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाना। ठीक है, आगे देखो, बंगाल के बारे में स्थिति देखते हैं। हमने आपको 1700 पे ख़त्म किया था, वहीं हम देखते हैं कि 1700 में क्या होता है कि औरंगजेब के द्वारा, यानी कि औरंगजेब ने 1700 में बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। किसे? मुर्शीद कुली खान को। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप वीडियो को, आराम से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। तो देखो, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब ने क्या किया था, 1700 में, 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया, दीवान नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो आप बताएंगे मुर्शीद कुली खान को, मुर्शीद कुली खान। और ये बहुत ही, मतलब आपको कहें कि राजस्व का विशेषज्ञ था, ये राजस्व का विशेषज्ञ था, इवन जब औरंगजेब दक्षिण भारत में होता है, यानी कि जब वो मराठा साम्राज्य को दबाने के लिए मराठाओं को दक्षिण भारत में अभियान कर रहा था, उस समय जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो ये मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही उसको भेजा जाता था, राजस्व कलेक्ट करके पैसे की आपूर्ति औरंगजेब को की जाती थी। फिर हम देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और ये मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल का दीवान नियुक्त है। और इसी समय अगर ये दीवान है तो बंगाल का सूबेदार कौन है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अजी मुसान के बारे में, आप बताएंगे अजी मुसान ने क्या किया था। तो बंगाल का सूबेदार जिस समय ये नियुक्त हुआ 1700 में, कौन है? अजी मुसान। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप मुझे बताएंगे कि इस व्यक्ति ने क्या काम किया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्या होते थे सूबेदार, ये कहाँ से होते थे? राजघराने से होते थे। तो ये अक्सर बैठा रहता था कहाँ पे? दिल्ली में ही रहता था, ठीक है, आगरा में रहता था। तो इसका सारा काम जो है वो कौन देखता था? मुर्शीद कुली खान ही देखता था। फिर आगे हम देखते हैं स्थिति, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर 1707 की स्थिति, 1717, और यहाँ पे औहदा किसका बढ़ता जाता है? मुर्शीद कुली खान का। फिर समय आता है 1717 का। इसमें क्या होता है कि जो फर्रुखशियर है, फर्रुखशियर जब मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है,
फर्रुखसियर ने क्या किया, ने मुर्शिद कुली खान को, मुर्शिद कुली को, मुर्शिद कुली खान को क्या बनाया, यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का, बंगाल का। अब आप देखो, ये पहले से दीवान था, सूबेदार भी बन गया, तो ये क्या बना, नवाब बना। नवाब ही तो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि जब दोनों काम एक ही व्यक्ति करने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे, नवाब। यानी कि फर्रुखसियर जो है वो क्या बना, फर्रुखसियर ने क्या बनाया, सूबेदार बनाया, या आप ये कह सकते हैं कि नवाब नियुक्त किया। अब यहाँ से सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखो इसको, यही आगे चल करके फिर ये अपने स्वतंत्रता की घोषणा करता है। अब यहाँ से आप लिखोगे मेरे साथ कुछ पॉइंट्स, यानी कि मुर्शिद कुली खान के बारे में क्या लिखेंगे आप, यह मुगल सम्राट के द्वारा, यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम सूबेदार था। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त हुआ था, तो आप बताएंगे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और यहीं से, इसी के बाद से ही, ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से यानी कि मुर्शिद कुली खान के बाद से बंगाल में वंशानुगत शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है, की शुरुआत। क्यों वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई, क्योंकि आगे चल के फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है और फिर ये क्या करता है, स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है उसके बाद और ये 1724 में, आप यहाँ लिखेंगे 1724 में मुर्शिद कुली खान, ये हटा दो, खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की, यानी कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछता है आपसे तो ये आप ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर ये देखो मैंने आपको बताया था कि देखो ये जितना पूरा एरिया है ये पूरा क्या है, बंगाल। पहले तो यही देख लो, यानी कि आज का बिहार, उड़ीसा की बात कर लें, और बंगाल खुद का, बांग्लादेश जो आज है, ये क्या है, ये पूरा बंगाल का एरिया है ये। तो आप ये बंगाल यहाँ देखोगे, दिमाग में रखोगे। मैंने आपको बताया था कि यहीं पर क्या है, ये वाला एरिया अवध का है, अवध का। ये वाला एरिया जो है आपका, यही क्या है, रुहेलखंड। ठीक है, ये बाद में फिर इसमें यहाँ पे हम देखते हैं दिल्ली को, और ये वाला पूरा जो एरिया है वो क्या है, राजपूत राज्यों का है। जबकि मराठा यहाँ पे देखते हैं, और मैं मैप आपको दिखाऊंगी, और ये है आपका हैदराबाद। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराधिकार राज्य की, यानी इसकी बात कर रहे हैं। अब ये बंगाल का जब ये बना मुर्शिद कुली खान, तो इसने कहा कि ये जो मुगल बादशाह थे तो ये बड़े आक्रमण आने लगे, तो इसने सोचा कि चलो हम कुछ, बंगाल अब हमारा अपना हो गया है, यहाँ का प्रशासन मैं देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ कुछ सुधार करता हूँ। तो अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है, इसलिए आप यहाँ पे ऐसे हेडिंग करके लिखेंगे, मुर्शिद कुली खां के बारे में। इसने क्या किया, सबसे पहले जब ये यहाँ बैठा तो इसने
राजस्व सुधार किए। क्वेश्चन पूछता है किसने राजस्व सुधार किए, तो मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार। और इस राजस्व सुधार के तहत इसने क्या किया था कि जो मुगल साम्राज्य के द्वारा लोगों को यानी कि अधिकारियों को क्या दिया जा रहा था, जागीरें दी जा रही थी। तो इसने क्या किया कि इसके सुधार में हम देखेंगे, आप यहाँ हेडिंग करके ऐसे लिखोगे, छोटे जमींदारों के विरुद्ध, याद रखना बड़े जमींदारों के विरुद्ध नहीं, छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही। ये बहुत ही चालाक व्यक्ति था, इसको पता था कि अगर बड़े लोगों से उलझेंगे तो हमारा नवीन स्थापित राज्य है और हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसने क्या किया, के विरुद्ध इसने कार्यवाही की, कार्यवाही। और इस कार्यवाही में इसने क्या किया कि इसमें बड़े पैमाने पर जो जागीर भूमि थी, जागीर जो दी जाती थी मुगल साम्राज्य में, हम पढ़ेंगे जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जागीर भूमि को, जो छोटे छोटे जमींदारों के पास जागीरें दी गई थी, जागीर भूमि को इसने क्या किया, खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालिसा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में भी, वनडे में भी, एसएससी वगैरह में भी पूछता है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। खालिसा भूमि में परिवर्तित किया इसने, परिवर्तित कर दिया। खालिसा भूमि को हम क्या कहते हैं, राजकीय भूमि, सरकारी भूमि, राजकीय भूमि। ठीक, अगर राजकीय भूमि होगी तो यहाँ का जो टैक्स आएगा वो सीधे क्या आएगा, सरकार के मतलब बादशाह के पास आएगा। तो इसने क्या किया, इस भूमि में परिवर्तित किया। इससे क्या हो गया, राजकीय आय बढ़ी, बढ़ी थी, राजकीय आय बढ़ी। अभी हम बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, अब व्यापार चल रहा है अंग्रेजों का। अब अभी बंगाल में हो क्या रहा है ये देखिए। दूसरा इसने क्या किया कि ये जो इनको जो छोटे जमींदार थे इनको तो हटाया इसने, और जो बड़े जमींदार थे इनको अपनी तरफ मिलाने के लिए बड़े जमींदारों को राजस्व वसूली का काम दिया कि भैया तुम भी खुश रहो, राजस्व वसूली की जिम्मेदारी सौंपी। याद रखेंगे, ये उलट के दे देता है, ध्यान रखेंगे, मैं कई बार बोल रही हूँ यहाँ पे आपको। इसने क्या किया, जिम्मेदारी सौंपी और उनकी जिम्मेदारी सौंपी और उनकी, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे आप, और उनकी जो जागीरें थी उसको बना के रखा, उनकी जागीरों को टच नहीं किया, जागीरें बनाए रखा। ठीक है, प्लस इसने क्या किया कि राजस्व की वसूली के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, राजस्व वसूली, ये तो बड़े जमींदार कर ही रहे हैं, वहीं राजस्व वसूली को ठेके पर देने के लिए, ठेके पर देने के लिए एक नई प्रणाली कह लो या व्यवस्था कह लो, व्यवस्था शुरू की, नई व्यवस्था जिसको हम क्या कहते हैं, इजारेदारी। याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। इजारेदारी व्यवस्था किसने शुरू की, तो आप बताएंगे मुर्शिद कुली खां ने शुरू की, इजारेदारी व्यवस्था शुरू की। ठीक है, अगला देखेंगे, इसने क्या किया, तो जब इसने राजस्व सुधार शुरू किया तो इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे जमींदार थे इनको बुरा लगा, तो इससे नाराज होकर, यानी कि राजस्व सुधारों से, राजस्व सुधारों से नाराज होकर इसके समय 3 विद्रोह हुए, जमींदारों के 3 विद्रोह हुए, 3, आप लिखोगे ऐसे, 3 विद्रोह। पूछता है कितने विद्रोह हुए, तो 3 विद्रोह, जिसमें हम देखेंगे कि पहला विद्रोह किसका था, तो आप लिखेंगे पहला जो विद्रोह था वो था सीताराम, उदय नारायण और गुलाम
मोहम्मद लिख लो या मोहम्मद लिख दो, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। वहीं अगर दूसरा विद्रोह देखते हैं तो किसका था ये, शुजात खान, शुजात खां। और तीसरा विद्रोह जो है वो किसका था, नजात खान का था, ठीक है, नजात। आपकी आपके एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से हो, फैक्ट से हो, कुछ भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आप देखो नहीं करते हो, इससे क्या होगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। चकाचौंध में अगर व्यस्त रहोगे, बहुत सारी कोचिंगों में पैसा दोगे, फ्री में आपको मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ, बदले में क्या चाहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे मुझे क्या होगी, मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। अगला हम देखते हैं कि ये क्या करता है कि विद्रोह का दमन करता है। जो विद्रोह हुए तो विद्रोहों का दमन करके, विद्रोहों का दमन करके इसने क्या की, अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, एक नया शहर बसाया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राजधानी को एक नया शहर बसाया, यानी कि इसने ढाका से, राजधानी को ढाका से क्या किया, अपने नए शहर में, कौन सा शहर था वो, तो अपने ही नाम पर इसने बसाया मुर्शिदाबाद। याद रखेंगे, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ तक हमने देख लिया कि क्या क्या कुछ इसने मुर्शीद कुली खान ने करा और किस तरीके से आए। तो देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आप भी थक रहे होगे, तो हम आगे की चीज़ें अब क्या बोलते हैं, मुर्शीद कुली खान के बाद कौन शासक बना, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे दबदबा हुआ, प्लासी का युद्ध, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।